आइए आइए मित्रों, आज हम लोग यूजीसी नेट में लगी हुई समस्त कहानियों को एक बार देखेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम का अभाव है। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इस वीडियो को पूरा करें और आप लोग देखकर सो जाइए। सुबह उठकर आप लोग पेपर दीजिए। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दुलाई वाली 1907 ईस्वी, बंग महिला। इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मनोविश्लेषणात्मक एवं हास्य शैली है। पात्र इसके हैं नवल किशोर हैं, बंशीधर हैं, जानकी देई हैं और सीता है। सीता बंशीधर की साली थी। नवल किशोर रेलगाड़ी वाली सभ्य औरत इनकी स्त्री थी। बंशीधर जानकी देई। नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे थे। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह मानोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। ये किसका कथन है जानते हैं? जानकी देई के। और इसमें है कि बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। स्त्री जानकी देई को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो काबिल है। छूछे के कौन पूछे, छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई। अगली कहानी आइए हम लोग पढ़ते हैं कानों में कंगना। कानों में कंगना 1912 ईस्वी में है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई है। रूपात्मक कथा शैली है। इसके पात्र हैं किरण है, नरेंद्र है, किरण के पिता योगीश्वर हैं, जूही है, दुष्यंत और शकुंतला है। तो कहानी का आरंभ होता है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना, ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपूर्व सुंदर है। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर माने किरण के पिताजी। ठीक, ये यहाँ का था। और योगीश्वर ने मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। ये कानों में कंगना 1912 ईस्वी हिंदू पत्रिका में प्रकाशित है। रूपात्मक कथा शैली है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। बस आगे एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी, इसमें 1900 है, इसको आप लोग बना लीजिए। 1901 ईस्वी छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित है। माधवराव सप्रे की कहानी है। ये कथात्मक शैली में लिखी गई है। श्रीमान जमींदार इसके पात्र हैं। अनाथ विधवा है और विधवा की एक छोटी पोती है। ठीक, जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाए। जमींदार साहब धनमद में गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अगली कहानी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 ईस्वी, प्रेमचंद, जमाना पत्रिका में प्रकाशित। और रूपात्मक कथा शैली है। पात्र हैं दिलफिगार और दिलफरेब। दिलफिगार पहला प्रयास में
बदनसीब काला चोर को फांसी से उतरा बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और ना झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जबे परवेज सब न्यौछावर है। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मिनोशवाद को चला। दूसरे प्रयाद में सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। तीसरा प्रयास, घायल सिपाही। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुद गई। दिलफिगार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज। और फिर अपनी महबूबा दिलफरेब के यहाँ आया। फिर दोनों मिलते हैं। अगली कहानी ईदगाह 1933 ईस्वी, प्रेमचंद, चांद पत्रिका में प्रकाशित है। वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक एवं नाटकीय शैली है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, उतना ही प्रसन्न है। हामिद वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगेगा, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैठ पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंख तक अंधेरी आ जाए। मोहसिन कहता है कि मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबिन रोज कपड़ा धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इनकी कितनी बुराइयां लिखी हुई। हामिद लोही की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे या वकील सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है
जो एक रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। फिर तब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। प्रमुख पात्र हैं, हामिद है, हामिद की दादी अमीना है, महमूद है, मोहसिन है, नूरे है, सम्मी है, फहीमन है। आइए अगली कहानी आते हैं। उसने कहा था 1915 ईस्वी, हाँ 1915 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। पूर्व दीप्त शैली फ्लैशबैक मेथड में लिखी गई है। पद्धति में पात्र हैं, अतर सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, लहना सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, सूबेदार हजारा सिंह पलटन, साहब सूबेदारनी होरा और वजीरा, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। यहाँ कहाँ रहती है? कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। गुरु बाजार अर्थात पंजाब में अमृतसर में है गुरु बाजार। तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर थक कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी से चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं जाकर घर पहुंचा। अब आ जाइए हम लोग, अब अगली कहानी है आकाशदीप 1929 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद, वर्णनात्मक शैली है इसमें। आकाशदीप में पात्र हैं, चंपा है, जलदस्यु बुद्धगुप्त है, मणिभद्र है और जया है। तो क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त, तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया है? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक छत्राणी बालिका हूँ। ये हो गया आकाशदीप 1929 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद, वर्णनात्मक शैली में है। ठीक, आगे आ जाइए अब गैग्रीन अज्ञे की कहानी 1934 ईस्वी, इसे ही रोज कहानी के नाम से जाना जाता है। उत्तम पुरुष शैली आत्मकथात्मक शैली है। प्रमुख पात्र हैं, मालती है, टीटी है और महेश्वर है, मालती के हस्बैंड। तो मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। ठीक, मैंने पूछा गैग्रीन कैसे हो गया है? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। तो ये कहानी रही गैग्रीन अज्ञे की, जिसे रोज कहानी के नाम से जानते हैं। उत्तम पुरुष शैली आत्मकथात्मक शैली है। प्रमुख पात्रों में मालती है, टीटी है और महेश्वर है। ठीक, अब आगे आ जाइए। लाल पान की बेगम 1957 ईस्वी, भावात्मक एवं काव्यात्मक शैली है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? 7 साल का लड़का बिरजू चंपिया के सिर पर भी चुड़ैल सवार मंडरा रही। पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो ना? तब न फुआ, जंगी की पतोहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब सोच कर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीव के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती इसकी नानी की। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही
मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ की, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जरूर जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू बेटा ब्रिजमोहन जंगी और रंगी, ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच में लाल पान की बेगम है। अब हो गया, लाल पान की बेगम खत्म हो गया। इसके प्रमुख पात्रों में बिरजू की माँ है, बिरजू है, 7 साल का लड़का है, चंपिया है, मखनी फुआ है, जंगी की पतोहू है, सहुआइन है, सिद्धू की बहू है, जंगी और रंगी। अब आ जाइए तीसरी कसम 1958-59 ईस्वी में। नहीं, अब आ जाइए आप लोग कोसी का घटवार। कोसी का घटवार पहले पढ़िए। कोसी का घटवार 1957 ईस्वी में शेखर जोशी की कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है। भावात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली है। प्रमुख पात्रों में गोसाई और लक्ष्मा है। कोसी के घटवार में गोसाई और लक्ष्मा है। तो स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी, इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। गोसाई की उदारता के कारण ऋणी सी ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया है तुमने। ऊपर से घट में भी जाने कितने देर में नंबर मिलता। ये कोसी का घटवार कहानी है, शेखर जोशी की है, 1957 में लिखी गई है, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है, भावात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली है। हाँ, अब अगली कहानी है अमृतसर आ गया है। 1973 ईस्वी भीष्म साहनी पटरिया कहानी संग्रह में प्रकाशित है। विवरणात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली है। सरदार जी बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं। बाबू ने कहा, शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाली की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्वीर वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देख कर बोला, ओह क्या ए बाबू, हमको कुछ बोला। बाबू को तेजी से देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे, उस तेरी मैं लात ना तोड़ूं तो कहना गाड़ी तेरे बाप की है। बाबू चिल्लाया। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। अब अगली कहानी है चीफ की दावत। चीफ की दावत 1956 ईस्वी भीष्म साहनी की है, व्यंग शैली है। मिस्टर सामनाथ है, माँ है, साहब हैं, मेन साहब हैं और चीफ साहब हैं। हाँ, चीफ की दावत में भीष्म साहनी की व्यंग शैली में। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। अलमारियों के पीछे पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी, इससे बढ़कर क्या चाहिए। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी। क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा। क्या उसने कुछ कहा है। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। अगली कहानी है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया 1948 ईस्वी कृष्णा सोबती प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित है। यथार्थवादी एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली है। शाहजी, साहनी, हुसैना, शेरे, थानेदार, दाऊद खां, पटवारी, जेलदार, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। साहनी
ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है यह आग है, जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ ना कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वहीं। थानेदार दाऊद खान। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाह जी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। दाऊद खां, शेरे, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरत सब पीछे पीछे। सिक्का बदल गया। 1948 कृष्णा सोबती प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित है। यथार्थवादी एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली है। ठीक है। शाह जी, साहनी इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे कहानी आती है पिता। पिता 1965 ईस्वी ज्ञान रंजन की कहानी है। लोक कथात्मक शैली है। पात्र हैं हरनाम रहमान है, बाल काटने वाला। सुधीर है, हाल एंडरसन के बनाए कोट मतलब दर्जी रहता है। 2 ग्रंथ इनके पिताजी नियामक पढ़ते थे, रामायण और गीता। दादा भाई वायुसेना में कप्तान था, जो बहन को पढ़ाने के लिए 50 रुपये हर महीना फीस देता था। ये हो गई पिता कहानी 1965। ज्ञान रंजन लोक कथात्मक शैली है। अब आगे इसमें सुधीर है, हाल एंडरसन के कपड़े सिए गए हैं, रामायण और गीता यथावत पढ़ते हैं। ठीक है। आगे की कहानी आती है अब राजा निर्बसिया कमलेश्वर की कहानी है। उसके पहले एक कहानी छूट गई थी, तीसरी कसम। 1958-59 ईस्वी में फणीश्वरनाथ रेणु की है। अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित 58 में और ठुमरी कहानी संग्रह में 59 में प्रकाशित है। पात्रों के चरित्र चित्रण में रिपोर्टाज शैली है, विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शैली है। पत्रिका पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास और लासनवा। हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास और लासनवा इसके प्रमुख पात्र हैं। अब आइए अगली कहानी होती है राजा निर्बसिया 1957 ईस्वी। कमलेश्वर की कहानी है। यह आत्मकथात्मक या उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई है। आत्मकथात्मक एवं उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई है। चंदा बच्चन सिंह कंपाउंडर है, जगपति है, मुंशी जी हैं, चाची है, जमुना सुनार है, बंसी किराने वाले हैं, सुदर्शन दर्जी हैं, हंसराज पंजाबी है। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं, हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं। तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। अब आगे इसमें कथन है कि और जगवती की बेवा चाची ने औरत के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया, आज 6 साल हो गए शादी को, ना बाल ना बच्चा, ना जाने किसका पाप है इसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुसडंडे कंपाउंडर के। ना जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद नहीं है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक नहीं देख पाए। ये उसकी बेवा चाची कहती हैं। वह मुझे नीच समझती है, कायर, नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता। ये जगपति का कथन है, पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत बेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा, तो क्या चंदा औरत नहीं रही? पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने 2 बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राजा के
के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया, जिससे राजभर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था कि चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाए। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपये खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए। बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर आगे डैश 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 है, अर्थात फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं था। ये राजा निर्वसीय कहानी थी, बहुत जबरदस्त कहानी है। कमलेश्वर की थी ये, 1957 ईस्वी में। अब अगली कहानी है, पढ़ ही दिए हैं। तीसरी कसम 1958-60 ईस्वी में पढ़ ही दिए हैं। अपरंपरा पत्रिका में 58 में प्रकाशित, ठुमरी कहानी संग्रह में 59 में प्रकाशित। पात्रों के चरित्र चित्रण में रिपोर्टाज शैली है, विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शैली है। हीरामन है, फारबिसगंज है, हीरामन का घर दुआर, लाल मोहर है, धुन्नी राम पलटदास। हाँ, हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर, धुन्नी राम पलटदास, लहसनवा और फारबिसगंज। और इसमें एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं तीसरी कसम में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां मैं क्या करूं। यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे, और दिलो जान मैं तुझको देखा करूं, तीसरी कसम से। और अगली कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें, 1904, राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला सरस्वती में प्रकाशित है। संवाद शैली है, भगवान चंद्रदेव हैं, वायसराय करजन के प्रशासन पर करारा व्यंग है। ठीक। फिर अगली कहानी है राही, 1947, सुभद्रा कुमारी चौहान, सीधे साधे कहानी संग्रह में संकलित है। संवादात्मक एवं आत्मविश्लेषणात्मक शैली है। राही है, अनीता है। इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर, 1970, हरशंकर परसाई की कहानी है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह में प्रकाशित है। फंतासी और व्यंग शैली है। इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर, इंस्पेक्टर माता दीन इसके प्रमुख पात्र। परिंदे, 1960, निर्मल वर्मा की कहानी है। 1957 में हंस के अर्धवार्षिकांक संकलन में अमृत राय ने परिंदे कहानी प्रकाशित की थी, और 1960 ईस्वी में परिंदे शीर्षक से निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। पूर्व दीप्ति शैली, फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। पात्र हैं, लतिका हैं, कैप्टन गिरीश नेगी हैं, डॉक्टर मुखर्जी हैं, ह्यूबर्ट हैं, मिस वुड हैं, जूली हैं, करीमुद्दीन हैं, और सुधा है, फादर एलमंड है, हेमंती है। अगली कहानी है अपना अपना भाग, 1931 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार है, वातायन कहानी संग्रह में प्रकाशित है। संवाद शैली है। पात्र है 10 वर्षीय गरीब बालक, नैनीताल के परिवेश का चित्रण है। कई वकील मित्र लोग आपस में जाते हैं वहाँ, और उससे वो पैसा मांगता है कुछ रहने के लिए, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाते हैं, और सुबह पता लगता है कि वह लड़का ठंडी में जाड़े से कड़क कर मर गया है। आज यहीं तक शेष आगे आएंगे अब हम। कल आप लोग पेपर देख दीजिए। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए, यही पढ़कर आप लोग सो जाइएगा। धन्यवाद।